लिपिड, फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर थी। इसके अलावा यूनिट मेम्ब्रेन किसे कहते हैं? जब भी किसी ऑर्गेनल के ऊपर मेम्ब्रेन हो तो उसे यूनिट मेम्ब्रेन कहते हैं। अब हम लोग आज इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाले टॉपिक को। अच्छा देखिए, हमारे पास दो मॉडल्स रखे गए इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर यूनिट मेम्ब्रेन के सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को समझाने के लिए। जो पहला मॉडल था वो था यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, ठीक है। और दूसरा जो मॉडल था इट्स मोर फेमस, और ये हम लोग पढ़ते हैं ज़्यादातर डिटेल के अंदर, इसको कहा जाता है फ्लूइड मोज़ैक मॉडल। फ्लूइड मोज़ैक मॉडल ये आपने मुझे कल बताया था, सिंगर एंड निकल्सन ने दिया था 1972 के अंदर, ठीक है। देखिए यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल इन सिंपल, अब इसको हम लोग इतना डिटेल में नहीं डिस्कस करते, लेकिन आपको इसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल ये कहता है कि देखो हमारे पास जो लिपिड है ना, ये तो हमें पता है कि जो सेल मेम्ब्रेन है उसके अंदर लिपिड है, कार्बोहाइड्रेट है, ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड की फॉर्म में, और प्रोटीन है, ठीक है। ये तीन चीज़ें सेल मेम्ब्रेन में हैं ही हैं। सो अकॉर्डिंग टू यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, ये मॉडल हमें बताता है कि जो लिपिड की बाइलेयर है वो हमारे पास प्रोटीन की लेयर के दरमियान में होती है। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास बीच में क्या है, बीच में लिपिड है, ठीक है, और इसके अराउंड क्या है, हमारे पास लिपिड है, इस तरीके से। तो यूनिट मेम्ब्रेन के अकॉर्डिंग हमारे पास जो लिपिड की बाइलेयर है वो सैंडविच्ड होती है। सैंडविच का मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग कहते हैं ना ये ब्रेड है, यहाँ पे हमारे पास सैलेड वगैरह जो भी फिलिंग होती है वो होती है, उसके बाद दोबारा से ब्रेड होती है। तो उसी तरीके से यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल में क्या होता है कि ऊपर हमारे पास प्रोटीन है, बीच में क्या है, लिपिड है, और ये भी हमारे पास क्या है, प्रोटीन है। ठीक है। अच्छा, अकॉर्डिंग टू यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, ये मॉडल हमें बताता है कि जो प्रोटीन है ना वो फिक्स्ड होता है। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, अकॉर्डिंग टू यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, ये मॉडल कहता है कि जो हमारे पास प्रोटीन है वो फिक्स्ड है। प्रोटीन, और प्रोटीन की जो है ना वो कंटिन्यूस लेयर है, ऐसे नहीं कि प्रोटीन हमारे पास इस तरीके से लगे हुए हैं, स्पेस है, ऐसा नहीं है। प्रोटीन एक तो फिक्स्ड है, हिल नहीं सकता अपनी जगह से, ऑलमोस्ट सेसाइल होता है, और वो कंटिन्यूस फॉर्म के अंदर है। आप देख रहे हैं ना, ये कंटिन्यूस स्पेस नहीं है इसके दरम्यान में। यस मैम। ये हम लोग किस मॉडल की बात कर रहे हैं अभी? यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल की। और सेकंड, तो ये तो हो गया यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। आज हमें पता है कि ये मॉडल सही नहीं है, ऐसा नहीं होता। असल में क्या होता है, जो अभी हम लोग जिस मॉडल को मानते हैं वो मॉडल कहता है कि भाई जो लिपिड है वो साइड्स में होता है, और हमारे पास लिपिड की बाइलेयर होती है, उसके दरमियान में इस तरीके से प्रोटीन होता है, ऐसा ही है। यस मैम। ठीक है, तो अब इसको समझते हैं कि इस मॉडल के अकॉर्डिंग हमारे पास ये सेल मेम्ब्रेन कैसी दिखती है। तो इस मॉडल का नाम है फ्लूइड मोज़ैक मॉडल। यस मैम। ठीक है, पहले तो नाम को समझते हैं, ये नाम क्यों रखा गया। देखिए फ्लूइड का मतलब क्या होता है, जब फ्लूइड उसे कहते हैं जो कि फ्लो कर सके, ठीक है। पानी एक फ्लूइड है, पानी फ्लो कर सकता है, ठीक है। और मोज़ैक किसे बोलते हैं? मोज़ैक बोलते हैं डिसकंटिन्यूस मैनर को मोज़ैक बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास ये प्रोटीन लगा हुआ, फिर ये प्रोटीन लगा हुआ, फिर यहाँ पे, तो ये मोज़ैक है। मोज़ैक का मतलब ये कंटिन्यूस तो नहीं है ना, बीच में स्पेस है, तो ये डिसकंटिन्यूस है, राइट। यस मैम। तो अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मोज़ैक मॉडल, ये मॉडल दिया था सिंगर एंड निकल्सन ने। ये मॉडल हमें बताता है कि भाई जो लिपिड की तो मोज़ैक का मतलब क्या है, डिसकंटिन्यूस। मोज़ैक प्रोटीन को कहेंगे फिर हम। यस, यहाँ पे ये जो मोज़ैक की बात हो रही है ये प्रोटीन की बात हो रही है, ठीक है। कि जो फ्लूइड प्रोटीन, लिपिड्स।
हाँ जी, और जो लिपिड है वो फ्लूइड की फॉर्म में, यानी कि फ्लूइड इन द सेंस कि पूरा फ्लो नहीं कर सकता लेकिन वो फिक्स्ड नहीं होता, ठीक है। अब जैसे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल हमें ये बताता है कि जो लिपिड है, चलें इसको इस तरीके से अच्छे से समझते हैं, यानी कि पूरा एक सेल बना के, मेरे पास ये सेल है, ठीक है। ये साइटोप्लाज्म है, ये क्या है, ये साइटोप्लाज्म है, बीच वाला पार्ट, जहाँ पे ये समझ आइएगा, यहाँ पे न्यूक्लियस है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह हर चीज़ यहाँ पे पड़ी हुई है, ठीक है। ये साइटोप्लाज्म है। अब क्योंकि मुझे आपको सेल मेम्ब्रेन समझानी थी तो मैंने सेल मेम्ब्रेन थोड़ी सी क्या थिक बना दी है, मोटी बना दी है, ऐसे होता नहीं है, ऐसे इस तरीके से होता है। अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मोज़ेक मॉडल हमें ये मॉडल बताता है कि जो हमारे पास लिपिड है ना वो बाई लेयर की फॉर्म के अंदर होते हैं, कुछ इस तरीके से, ठीक है, नज़र आ रहा है। यस मैम। अब हमारे पास ये आप देख, और ये मॉडल कहता है कि भाई जो हमारे पास प्रोटीन होते हैं वो डिसकंटिन्यूस मैनर के अंदर बीच बीच में होते हैं, इस तरीके से, सही है। यस मैम। डिफरेंट तरीके के प्रोटीन्स बीच बीच में पड़े हुए होते हैं लिपिड की बाइलेयर के। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लिपिड की क्या बाइलेयर क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये पहली लेयर और ये दूसरी, नीचे की तरफ दूसरी लेयर भी तो है, इसीलिए दोनों मिलाकर क्या हो जाएंगी, बाइलेयर हो जाएगी। यस मैम। इसीलिए बाय लेयर बोलते हैं, बाय यानी कि दो लेयर, किसकी, लिपिड की। और ये लिपिड कौन सी फॉर्म के अंदर है, फॉस्फोलिपिड की फॉर्म में है। इसको थोड़ा सा देखते हैं ये है क्या। देखिए फॉस्फोलिपिड किसे बोलते हैं, जब लिपिड के साथ फॉस्फेट अटैच हो जाता है, ठीक है। फॉस्फोरिक एसिड के साथ जब आप लिपिड को अटैच करते हैं तो फॉस्फोलिपिड बन जाता है। ये टाइप है एक कॉन्जुगेटेड लिपिड का, ठीक है। लिपिड हम लोग पढ़ेंगे बायोमोलिक्यूल वाले चैप्टर में, लिपिड की टाइप्स होता है, ठीक है। और मैंने आपको बताया था लिपिड हमारे पास क्या है, एक पॉलीमर के मोनोमर। लिपिड एक बायो मैक्रोमोलिक्यूल है या माइक्रोमोलिक्यूल है, लिपिड्स मोनोमर है। हाँ लिपिड मोनोमर है, लेकिन ये बनावा किससे होता है, लिपिड खुद भी बनावा होता है किसी चीज़ से। ग्लाइसेरॉल प्लस फैटी एसिड बने तो लिपिड्स बनते हैं। एग्जैक्टली, ठीक है, ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड से लिपिड बनता है। और ये वाहिद ऐसा मोनोमर है जो कि मतलब मोनोमर नहीं है, ये बेसिकली ऐसा वाहिद मोनोमर है जो कि साइज में बड़ा होता है। ये बायो माइक्रोमोलिक्यूल है या मैक्रो, लिपिड्स तो मैम मैक्रो है। हाँ जी, वेरी गुड, लाइक ओके, दिस इज़ अ कॉन्सेप्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि लिपिड हमारे, क्योंकि जनरली क्या होता है, मोनोमर्स क्या होता है, माइक्रोमोलिक्यूल्स होता है, और जो पॉलीमर्स होता है वो मैक्रोमोलिक्यूल्स होता है। लेकिन लिपिड हमारे पास एक ऐसा वाहिद मोनोमर है जो कि साइज़ में बड़ा होता है, बायो मैक्रोमोलिक्यूल, और ये खुद बना हुआ होता है ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड से। तो अब हम बात करते हैं फॉस्फोलिपिड की। फॉस्फोलिपिड के अंदर हमारे पास लिपिड जुड़ा हुआ होता है फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फेट से समझ लें। अब यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। ये अपर पार्ट जो इसका हेड है, इसको हेड कहते हैं, और जो नीचे वाला हमारे पास पार्ट होता है ये होता है टेल। अगर आप देखें ध्यान से ये स्ट्रक्चर जो मैंने ऊपर बनाया है, तो हेड जो है वो बाहर वाली तरफ है। एक बात हमेशा आपने याद रखनी है कि सेल के बाहर जो है कुछ ना कुछ वाटर हमेशा होता है, ठीक है। टिश्यू फ्लूइड होता है ना, टिश्यू फ्लूइड होता है सेल के बाहर, राइट, जिसके अंदर 80 to 90% पानी होता है। और साइटोप्लाज्म में भी हमारे पास 90% वाटर होता है, राइट। ये बात समझ आ गई कि सेल है ना, सेल के बाहर भी पानी है, सेल के अंदर भी पानी है। साइटोप्लाज्म पानी से बना हुआ होता है और बहुत सारा
90%, 80 to 90% साइटोप्लाज्म इज कंसिस्टेड ऑफ वाटर। तो अब देखिए लिपिड की बात हो रही है। लिपिड हमारे पास हाइड्रोफिलिक है या हाइड्रोफोबिक है? लिपिड हाइड्रोफिलिक है। फिलिक का मतलब होता है वाटर लविंग, फोबिक यानी कि वाटर जो जिस जो दूर भागे पानी से, फोबिया हो जिसको पानी से, हाइड्रोफोबिक। तो लिपिड क्या है? हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक। डू यू थिंक हाइड्रोफिलिक है? क्योंकि लिपिड हमारे पास क्या होता है, ऑयल, घी, तेल, ये लिपिड है ना। तो आपको लगता है पानी और घी आप मिक्स कर सकते हैं, पानी और ऑयल मिक्स हो सकता है कभी? मैम लिपिड्स हेड पे होंगे टेल पे होंगे? वो मैं आपको समझाती हूँ, लेकिन पहले ओवरऑल देखिए, ये पूरा ही लिपिड है। लेकिन हाँ, इसका एक एक पार्ट जो है वो ऊपर वाला, नीचे वाला, उसको देखिए, वो बात की बात है। पहले आप मुझे बताइए, लिपिड हमारे पास हाइड्रोफोबिक होता है, हाइड्रोफिलिक होता है? हाइड्रोफिलिक होंगे। हाइड्रोफिलिक कैसे होंगे? फॉर एग्जाम्पल आप पानी लें, पानी के अंदर कुछ ऑयल के ड्रॉप्स डालें, क्या ये ऑयल के ड्रॉप्स नीचे इस पानी में मिक्स होंगे? नो मैम। कभी भी नहीं होंगे। हमेशा आपने देखा होगा ऑयल यहाँ पे एक ऊपर ही लेयर बना लेगा, लेकिन कभी पानी में मिक्स नहीं होगा। ऑयल यानी कि लिपिड, लिपिड क्या है, ऑयल वगैरह ये सारी चीज़ें लिपिड है। तो हमेशा ये क्या होता है, हाइड्रोफोबिक होता है, पानी से दूर भागेगा। ठीक है, यस मैम। तो लिपिड क्या है, फोबिक। हाइड्रोफोबिक है। अब बात आती है फॉस्फोलिपिड की। ठीक है, फॉस्फोलिपिड का मतलब क्या है, फॉस्फेट प्लस लिपिड। अब फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर हेड और टेल से बना हुआ होता है, ऊपर वाला पार्ट हेड, नीचे वाला टेल। अब देखिए हमारे पास जो टेल होती है ना, वो बनी हुई होती है लिपिड से। सही है, यस मैम। टेल होती है लिपिड से बनी हुई, और जो हेड होता है, ये वाला पार्ट जो होता है, ये प्रोटीनेशियस पार्ट होता है। या नहीं, प्रोटीनेशियस नहीं, ये बेसिकली हमारे पास यहाँ पे फॉस्फेट है। थोड़ा सा डिटेल में चले जाएं, फॉस्फेट और एक और यहाँ पे ग्रुप होता है। मैं ये कहना चाह रही हूँ, देखिए फॉस्फोलिपिड जो है ना, फॉस्फोलिपिड के अंदर 3 चीज़ें होती हैं। कौन कौन सी? एक हमारे पास होता है डाइग्लिसराइड, फॉस्फोग्लिसराइड नहीं, डाइग्लिसराइड, यानी कि समझ लें लिपिड। अभी के लिए इतना समझ लें कि फॉस्फोलिपिड बना हुआ होता है 3 चीज़ों से। पहला इंग्रेडिएंट आपने क्या, आप समझ लें, आप एक पिज़्ज़ा बना रहे हैं। पिज़्ज़ा बनाने के लिए आपको फ्लावर चाहिए, आपको उसके टॉपिंग्स चाहिए और सॉस चाहिए। तो उसी तरीके से फॉस्फोलिपिड बनाने के लिए आपको 3 चीज़ें चाहिए। कौन कौन सी? पहला आपको लिपिड चाहिए, ठीक है, थोड़ा सा ऑयल, यानी कि आपको लिपिड चाहिए। दूसरा आपको चाहिए फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड चाहिए, जिससे आप फॉस्फेट ग्रुप ले सकते हैं। फॉस्फोरिक एसिड हो गया। और तीसरा आपको एक और ग्रुप चाहिए फॉस्फोलिपिड बनाने के लिए। आपको पता है कौन सा ग्रुप होता है ये? फॉस्फोग्लिसराइड। नहीं, कोलिन ग्रुप। कोलिन। हाँ, कोलिन ग्रुप। ठीक है, यस मैम। तो फॉस्फोलिपिड को बनाने के लिए आपको 3 इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है, एक लिपिड, फॉस्फेट और कोलिन ग्रुप। ये 3 चीज़ें आपको चाहिए फॉस्फोलिपिड बनाने के लिए। अब होता क्या है कि जो, अब मैंने चीज़ें आपको क्यों समझाई, क्योंकि मुझे बताना था कि हेड टेल में क्या होता है। जो हमारे पास टेल होती है वो इस लिपिड की बनी हुई होती है, और जो हेड होता है वो इन चीज़ों से बना हुआ होता है। ये बात समझ आई? यस मैम। ठीक है। अब क्योंकि ये टेल जो है वह किससे बनी हुई है, लिपिड से बनी हुई है, और लिपिड क्या है, हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफिलिक? हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक है। ठीक है, तो हमें ऑफ कोर्स, अब देखो मैंने बताया सेल के बाहर पानी, सेल के अंदर पानी, तो हमें लिपिड को अंदर वाली तरफ रखना होगा या बाहर वाली तरफ? अंदर भी पानी है, बाहर भी पानी है। देखें, यहाँ पे पानी, यहाँ पे पानी, तो मुझे लिपिड को यहाँ पे रखना होगा अंदर वाली तरफ,
या फिर यहाँ पे मैं लिपिड को लगाऊं, इस तरीके से भी तो बन सकती थी ना ये, यस मैम। है ना, लेकिन ऐसे नहीं बनती क्योंकि ये लिपिड है ना। टेल किससे बनी हुई है? टेल बनी हुई है लिपिड से। तो अगर मैं यस मैम। बाहर वाली तरफ टेल रखूंगी तो यहाँ पे पानी है, यहाँ पे पानी, और लिपिड तो हाइड्रोफोबिक होता है। यस। तो इसीलिए क्या होता है, हम लोग टेल को अंदर वाली तरफ बनाते हैं क्योंकि टेल इज मेड अप ऑफ लिपिड एंड लिपिड इज हाइड्रोफोबिक। इज दैट क्लियर? यस मैम। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट था, इसीलिए सारा मैंने आपका, हम लोगों ने पहले जस्ट ग्राउंड बनाया। अब देखें, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ये आपके पास फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर है। मैं रिपीट कर रही हूँ, अब समरी दे रही हूँ। हेड जो है वो बना हुआ होता है फॉस्फेट प्लस कोलिन ग्रुप से, और जो टेल बनी हुई होती है वो लिपिड से बनी हुई होती है। हेड क्या है, हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफिलिक? हाइड्रोफोबिक। नहीं, हेड, हेड क्या है? हाइड्रोफिलिक है। हाइड्रोफिलिक है ना, इसीलिए तो बाहर वाली तरफ आ रहा है। यस मैम। और टेल क्या है, लिपिड से, घी है भाई, ऑयल, तो हाइड्रोफोबिक है हाइड्रोफिलिक? हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? नो मैम। ओके, मूव इन अहेड। हमारे पास फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ये कहता है कि भाई जो प्रोटीन है ना वो इस लिपिड की बाय लेयर के अंदर, आप देख सकते हैं क्या है, एम्बेडेड है। ये देखें, एम्बेडेड का मतलब क्या होता है, धसा हुआ है, उसके अंदर है, ठीक है। और डिसकंटिन्यूस मैनर के अंदर मोज़ेक लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब ये वाला जो मॉडल है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ये अब तक का सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड मॉडल है। अब हम लोग, ये स्ट्रक्चर आपको समझ आ गया फ्लूइड मोज़ेक मॉडल वाला? यस मैम। अब हम बात करते हैं, पहले हम तो ये पढ़ लेते हैं कि इसको थोड़ा सा रीडिंग वगैरह कर लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे कि किस तरीके से चीज़ें जो है वो चीज़ों की मूवमेंट होती है, मॉलिक्यूल्स कैसे सेल के अंदर आते हैं और सेल के बाहर जाते हैं। तो अगला हमारा जो टॉपिक है वो है मूवमेंट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। ओके, शुरू करें। तो अब यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन के बारे में ये कहते हैं कि भाई सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, ठीक है, या फिर सेल मेम्ब्रेन एक ही बात है। ये हमारे पास आउटर मोस्ट लेयर होती है प्लांट सेल में या फिर एनिमल सेल में। आउटर मोस्ट किस में होती है, प्लांट में होगी आउटर मोस्ट या फिर एनिमल में होगी आउटर मोस्ट? एनिमल में होगी मैम, एग्जैक्टली, एनिमल क्योंकि में सेल होगी, वॉल तो होगी नहीं एनिमल में। बिल्कुल। तो ऐसा ही है कि गुड, प्लांट में हमारे पास सेल वॉल होती है तो सेल वॉल आउटर मोस्ट होगी, लेकिन एनिमल में सेल वॉल नहीं होती, इसीलिए सेल मेम्ब्रेन आउटर मोस्ट होगी। यही चीज़ लिखी हुई है यहाँ पे। उसके बाद अगर आप बात करें स्ट्रक्चर की, तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आपको यूज़ करना होगा, क्योंकि ऑफकोर्स आप सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर देख रहे हैं। तो आप जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर कोई सेल को रखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि अच्छा, ये जो सेल मेम्ब्रेन है आपके पास, ये एक लिपिड की बनी हुई बाय लेयर है, और ये स्ट्रक्चर बहुत डेलिकेट, डेलिकेट का मतलब वीक, नाजुक, एंड इलास्टिक। इलास्टिक का मतलब ये कि आप इसको, ऐसा नहीं है कि अगर सेल की साइज़ जो है वो, समझ लें सेल की साइज़ 20 सेंटीमीटर, यहाँ पे 30 सेंटीमीटर है, तो ये हमेशा इतनी, ये जिस एग्जांपल दे रही हूँ, इतना बड़ा कोई भी सेल नहीं होता। तो हमारे पास अगर सेल की साइज़ इतनी है तो इतनी ही रहेगी, ऐसा नहीं है। अगर सेल के अंदर पानी की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है तो आपने सुना होगा सेल क्या हो जाता है, उसकी साइज़ इंक्रीज़ हो जाती है, टर्जिड हो जाता है सेल। तो इसका मतलब क्या है कि सेल मेम्ब्रेन इलास्टिक है, ठीक है, छोटी बड़ी हो सकती है, सही है। और इसके पास एबिलिटी होती है अपने आप को रिपेयर भी कर सकती है, कहीं से ये अगर ख़राब हो जाए, कहीं से
कोई इसका पार्ट डिस्ट्रॉय हो जाए तो ये अपने आप को रिपेयर भी कर सकती है। अगर बात करें मॉडल्स की तो हमारे पास दो तरीके के मॉडल्स दिए गए सेल मेम्ब्रेन के बारे में। पहला हमारे पास है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, दूसरा है हमारे पास फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, अकॉर्डिंग टू यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, ये मॉडल कहता है कि सेल मेम्ब्रेन बनी हुई है लिपिड की बाइलेयर से, जो कि लिपिड, ये कह रहा है कि लिपिड हमारे पास सैंडविच्ड होता है बिटवीन टू प्रोटीन की लेयर्स, इस तरीके से, ठीक है। दिस स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट इन ऑल सेल ऑर्गेनल्स। ये स्ट्रक्चर हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट इन सब ऑर्गेनल्स में होता है, ठीक है। अब देखिए यूनिट मेम्ब्रेन हमारे पास, मैंने आपको बताया था यूनिट मेम्ब्रेन किसे कहते हैं कि किसी भी ऑर्गेनल के ऊपर जो मेम्ब्रेन होती है उसे यूनिट मेम्ब्रेन कहता है। तो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल जो है वो सेल के ऊपर तो नहीं अप्लाई हो सकता, लेकिन हाँ ये कहता है कि भाई जितने ऑर्गेनल्स हैं ना उसमें ऐसा होता है, ठीक है। लेकिन अगर आप ओवरऑल सेल, यस, होती है फिर इसका मतलब ये ऑर्गेनल्स में ठीक है। हाँ ऑर्गेनल्स में ऐसा हो सकता है लेकिन सेल में ऐसा नहीं होता। सेल का अगर आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें तो लिपिड बाहर है, बीच में मतलब बीच बीच में प्रोटीन है, तो वहाँ पे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल सही है, ठीक है। तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या कहता है, इस मॉडल के अकॉर्डिंग हमारे पास डबल लेयर होती है फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल की, जिसको आप लिपिड बाइलेयर कहते हैं। इसके अंदर फिर हमारे पास प्रोटीन और अदर मॉलिक्यूल्स, दूसरे तरीके के मॉलिक्यूल्स जैसे कि ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड वगैरह मौजूद होता है। अब जैसे कि नाम हमें बताता है फ्लूइड मोज़ेक, इसका मतलब क्या है कि बाइलेयर जो होती है वो फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है, और जो ये मोज़ेक वर्ड है ये प्रोटीन के लिए इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि मोज़ेक का मतलब होता है डिसकंटिन्यूस मैनर के अंदर जब प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स होते हैं। अगर बात करें इसकी केमिकल कंपोजिशन की, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि प्रोटीन कितना होता है, 60 to 80% होता है। इसके अंदर जो लिपिड है वो हमारे पास कितना होता है, 20 to 40% होता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं परसेंटेज जो है वो वेरी करेगी। यहाँ पे इन्होंने प्रोटीन का लिखा है 20 to 40% होता है, और कोलेस्ट्रॉल जो है वो 60 to 80%। अब ये जो परसेंटेज है ये वेरी कर सकता है फ्रॉम बुक टू बुक, तो ये आपने जो स्पेसिफिक, फॉर एग्जांपल को स्पेसिफिक बोर्ड को आप फॉलो कर रहे हैं या जो इंटरनेशनल बुक्स होती हैं उसको आप फॉलो करें, तो ये परसेंटेज का इतना वो नहीं होता। परसेंटेज ज़्यादातर पूछते भी नहीं है एग्ज़ाम्स में, लेकिन परसेंटेज वेरी करता है बुक्स में एक्चुअली। कहीं पे 80% तो कहीं पे 90 लिखा हुआ होगा, तो उसका मसला नहीं है। यहाँ तक डू यू हैव एनी क्वेश्चंस? नो मैम। ओके, उसके बाद हमने देखा कि हमारे पास जो सेल मेम्ब्रेन है उसकी थिकनेस कितनी है, 7 नैनोमीटर। 7। यस, और इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो कैसा है, फॉस्फोलिपिड की बनी हुई बाइलेयर। यस मैम। उसके बाद हमने देखा कि इसके फॉस्फोलिपिड के दो पार्ट्स होते हैं, एक हेड और एक टेल। जो हेड होता है वो कैसा होता है, हेड कैसा होता है? हाइड्रोफोबिक होता है। हेड कैसा होता है, हेड गोल होता है मैम। नहीं, हेड हमारे पास ये, चलें शेप तो इसकी ऐसी है, लेकिन ऑफ कोर्स हमारे पास ये बाहर की तरफ है ना, बाहर तो पानी है। आप कह रहे हैं हाइड्रोफोबिक होता है, अगर ये हाइड्रोफोबिक है तो इसको हम बाहर कैसे रख सकते हैं? नहीं, हाइड्रोफिलिक है मैम। ओके, द रिजल्ट इज़ द एक्वस इन्वायरमेंट। अब देखें ये वही बात कर रहा है कि फॉस्फोलिपिड हमारे पास कहाँ है, फॉस्फोलिपिड का जो हेड है वो बाहर की तरफ है, क्योंकि इन्वायरमेंट हमारे पास कैसा है, एक्वस है, बाहर भी और अंदर भी। इसीलिए हेड जो कि हाइड्रोफिलिक है उसे बाहर अंदर की तरफ रखते हैं, और जो टेल होती है जो हाइड्रोफोबिक होती है वो अंदर की तरफ इंटीरियर साइड पे होती है, ये लिखा हुआ है। यस मैम। उसके बाद टेल में लिपिड और हेड में प्रोटीन। हेड में हमारे और पास नहीं प्रोटीन नहीं होता, मैंने अभी आपको बताया था फॉस्फेट और कोलिन ग्रुप वो होता है। ओके, most protein molecules float about in the phospholipid bilayer forming a fluid mosaic model.
इसका मतलब क्या है कि जो प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो फ्लोट करते हैं। फ्लोट का मतलब क्या है, मैंने बताया था कि इसे ही तो बोलते हैं मोज़ैक पैटर्न। मोज़ैक का मतलब होता है कि जहाँ एक फ्लूइड मोज़ैक, एक डिसकंटिन्यूस मैनर के अंदर प्रोटीन पड़े हुए हैं और प्रोटीन जो है वो फिक्स्ड नहीं होते, फ्लोट कर सकते हैं प्रोटीन्स, ठीक है। अगर एक इस तरीके से प्रोटीन यहाँ पे पड़ा हुआ है तो ये मूव करके यहाँ आ सकता है। अगर एक प्रोटीन की शेप ऐसी है तो समझ लीजिए एक मॉलिक्यूल को वो इनगल्फ करेगा और फिर इस तरीके से मूव हो जाएगा, बिल्कुल फ्लिप होके फिर मॉलिक्यूल को अंदर की तरफ फेंक देगा। तो प्रोटीन्स मूव कर सकते हैं, ठीक है। Yes, ma'am. उसके बाद हमारे पास कहता है द प्रोटीन स्टे इन द मेम्ब्रेन बिकॉज दे हैव वर्जन्स ऑफ हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड्स व्हिच इंटरेक्ट विद द फैटी एसिड टेल्स टू एक्सक्लूड वाटर। चलें, यहाँ पे जो मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे लगता है वो मैं आपको बताती हूँ। सम प्रोटीन्स एंड लिपिड्स हैव शॉर्ट ब्रांचिंग कार्बोहाइड्रेट चेन्स लाइक एंटीना फॉर्मिंग ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड रिस्पेक्ट। इसका मतलब वही है कि कुछ हमारे पास किसी किसी जगह पे इस तरीके से ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड भी पड़ा हुआ होता है। सही है। Yes, ma'am. अब यहाँ पे होता क्या है कि प्रोटीन तो हमारे पास पहले से है, तो प्रोटीन के ऊपर यहाँ पे ग्लाइकोप्रोटीन लग जाता है। लिपिड है, ठीक है, लिपिड के ऊपर ग्लाइकोलिपिड लगता है, ठीक है। मैम उस इसमें नहीं है मैम कि अगर मतलब जहाँ प्रोटीन लगा है वहाँ पे अगर कार्बोहाइड्रेट लगेगा तो वो ग्लाइकोलिपिड्स हो जाएगा, और जहाँ प्रोटीन है वहाँ अगर ग्लाइको जहाँ प्रोटीन है वहाँ पे हाइड्रो कार्बोहाइड्रेट्स लगेंगे तो वो ग्लाइकोप्रोटीन हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही होता है। कि होता क्या है कि हमारे पास मेम्ब्रेन है, ये प्रोटीन लगा हुआ है, प्रोटीन के ऊपर आके कार्बोहाइड्रेट लगता है, ग्लाइको प्रोटीन आके नहीं लगता, कार्बोहाइड्रेट लगता है। फिर इस पूरे स्ट्रक्चर को आप लोग क्या कहते हो, ग्लाइकोप्रोटीन कहते हो। इसी तरीके से ये लिपिड है, लिपिड के ऊपर यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट लगता है, फिर इसको आप ग्लाइकोलिपिड कहते हो। सही है, Yes, ma'am. ऐसा ही होता है। उसके बाद आपको पता है कि मेम्ब्रेन ऑल्सो कंटेन्स कोलेस्ट्रोल। हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है वो उसके अंदर कोलेस्ट्रोल भी होता है, लेकिन याद रखिएगा प्लांट के अंदर कोलेस्ट्रोल नाम की चीज़ नहीं होती। प्लांट के पास कोलेस्ट्रोल मॉलिक्यूल होता ही नहीं है, उनकी पूरी बॉडी में कोलेस्ट्रोल नहीं होता, उनकी सेल मेम्ब्रेन में भी कोलेस्ट्रोल नहीं होता, ठीक है। इससे वो कहते हैं जीरो कोलेस्ट्रॉल ऑयल, सनफ्लावर ऑयल। या प्लांट्स डोंट हैव कोलेस्ट्रोल। उसके बाद वो कहता है कि लाइक अनसैचुरेटेड फैटी। डू यू नो अनसैचुरेटेड का मतलब क्या है? अनसैचुरेटेड का मतलब आपको पता है, या हम लोग इसे पढ़ भी सकते हैं, मतलब हम समझ सकते हैं इसको? अनसैचुरेटेड तो मेरे ख्याल से प्योर और अनसैचुरेटेड में अनप्योर था। प्योर एंड इम्प्योर तो आप नहीं कह सकते, बेसिकली इसके पीछे थोड़ी सी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट है। वो चलें वो भी पढ़ते हैं, लेकिन उसके अलावा यहाँ पे लिखा हुआ ये है कि लाइक अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कोलेस्ट्रॉल डिस्टर्ब्स द क्लोज पैकिंग ऑफ फॉस्फोलिपिड एंड कीप्स देम मोर फ्लूइड। दिस कैन बी इम्पॉर्टेंट फॉर ऑर्गेनिजम्स लिविंग एट लो टेम्परेचर व्हेन मेम्ब्रेन्स कैन सॉलिडिफाई। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, देखिए आपको पता है कोलेस्ट्रॉल जो है ना वो आपकी सेल मेम्ब्रेन को और भी ज़्यादा फ्लेक्सिबल बनाता है, ठीक है, उसकी फ्लूइडिटी को इंक्रीज़ करता है। सही है। तो जो जानदार, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स कम टेम्परेचर में रहते हैं, सर्दी वाले इलाकों में रहते हैं, उनकी सेल मेम्ब्रेन के अंदर कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होगा ताकि उनकी जो सेल मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी है वो मेंटेन रहे। लेकिन अगर कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो सेल मेम्ब्रेन इतनी ज़्यादा फ्लूइड हो जाएगी कि ऐसा भी हो सकता है कि मेम्ब्रेन जो है वो ब्रेक भी हो सकती है। ये पॉइंट समझ आया है? यस मैम, लेकिन मैम कोलेस्ट्रॉल जमेगा नहीं सर्दी में? नहीं, एक्चुअली कोलेस्ट्रॉल का काम ही ये होता है कि वो हमारे पास, बल्कि जो फॉस्फोलिपिड होती है उसको सॉलिडिफाई होने से रोकता है। वो खुद नहीं होता, लेकिन बल्कि जो फॉस्फोलिपिड होता है, जो प्रोटीन्स होते हैं सेल मेम्ब्रेन के अंदर पड़े हुए, उनको रोकता है जमने से, ठीक है। मैम ये वो कोलेस्ट्रॉल है जो गुड कोलेस्ट्रॉल होते हैं? सॉरी, नहीं, वो कोलेस्ट्रॉल है जो गुड कोलेस्ट्रॉल कहलाते हैं बॉडी में।
या तो कोलेस्ट्रॉल देखिए, हर चीज़ हमारी बॉडी में इंपॉर्टेंट है इन अ लिमिट, चाहे वो कोलेस्ट्रॉल हो या कोई भी चीज़ हो। अगर कोलेस्ट्रॉल, अब देखें उसने फिर दोबारा ये भी बात कही थी कि अगर कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो जाता है सेल मेम्ब्रेन में भी, चाहे वो गुड कोलेस्ट्रॉल क्यों ना हो, अगर वो कोलेस्ट्रॉल जो है वो गुड बैड ये मैं आपको बताती हूँ क्या होता है बाद में, लेकिन अगर तो कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो जाता है तो ये फ्लूइड मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी इतनी बढ़ जाएगी कि ये आपस में ही टूटने लगेंगे फॉस्फोलिपिड्स। सही है, तो वो ज़्यादा क्वांटिटी भी ख़राब है। उसके बाद आपने एक टर्म यूज़ किया गुड कोलेस्ट्रॉल, इसका मतलब क्या है? देखिए कोलेस्ट्रॉल हमारे पास दो टाइप्स का होता है, एक होता है गुड बैड, कुछ नहीं होता। बेसिकली कोलेस्ट्रॉल की दो टाइप्स होती हैं, हमारी बॉडी में बात कर रही हूँ, वो होता है एलडीएल और एचडीएल। नाम सुना है कभी? यस मैम। एचडीएल क्या होता है? हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन होता है मेरे ख्याल से ये, ठीक है। और एलडीएल क्या होता है? लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। सही है। यस मैम। अब याद रखिएगा, जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन होता है वो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, इसको ही बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, ठीक है। और जो एचडीएल होता है ये गुड कोलेस्ट्रॉल होता है। आपको पता है एलडीएल को बैड कोलेस्ट्रॉल क्यों कहते हैं? यस मैम। आपको डू यू नो कि एलडीएल को ही बैड कोलेस्ट्रॉल क्यों कहते हैं? हाँ मैम। इसलिए क्योंकि देखिए एलडीएल का मतलब क्या है? लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ये कोलेस्ट्रॉल जो होता है इसकी डेंसिटी क्या होती है? लो होती है। इसका मतलब ये कि सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर ये आसानी से फ्लो कर सकता है। इसीलिए ऐसा भी हो सकता है कि जब ये ब्लड वेजल्स में ये कोलेस्ट्रॉल आए एलडीएल वाला, इसकी डेंसिटी क्या है? कम है, इसीलिए ये ब्लड में फ़्लो करके जाके समझ लीजिए हार्ट की किसी वेजल के अंदर अटक जाए, तो यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन हो सकती है? थ्रोम्बस की फॉर्मेशन हो सकती है, ठीक है। तो थ्रोम्बस फॉर्मेशन की वजह से क्या होगा? ब्लड फ्लो यहाँ पे रुक जाएगा। समझ लीजिए एलडीएल है तो एलडीएल यहाँ पे आके अटक गया, ठीक है। अब इसकी वजह से क्या हुआ? ब्लड फ्लो करना बंद कर जाएगा, ब्लड फ्लो ब्लॉक हो गया, तो हार्ट अटैक हो सकता है इस कंडीशन में, यस मैम। ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं कोलेस्ट्रॉल बढ़ना एक बहुत ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ होती है, स्पेशली हार्ट को सबसे ज़्यादा ये इफ़ेक्ट करता है। हार्ट अटैक के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं उन लोगों में जिनके पास मोटापा ज़्यादा होता है, ओबेसिटी ज़्यादा होती है, उनकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है, ठीक है। तो एलडीएल ज़्यादा होता है उनके पास। एलडीएल कैसे इफ़ेक्ट करता है? इसी तरीके से हार्ट में जाके थ्रोम्बस फॉर्मेशन कर देता है, ठीक है। या फिर ना सिर्फ हार्ट में, समझ लीजिए किसी और वेजल में जाके, समझ लीजिए यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल आके यहाँ पे ब्लॉक कर दिया आर्टरी को ब्लॉक किया, यहाँ पे ब्लड फॉर्मेशन, ब्लड फ्लो रुक गया। जब ब्लड फ्लो रुक गया हमारे पास तो क्या हुआ कि ऑक्सीजन नहीं, आपको पता है ब्लड का काम क्या होता है? ऑक्सीजन पहुंचाना। तो यहाँ पे जो सेल्स होंगे इनको ऑक्सीजन नहीं मिली, तो ऑक्सीजन यहाँ पे सेल्स ये मर जाएंगे। हार्ट ऐसे ही होता है, हार्ट के सेल्स को ऑक्सीजन नहीं मिली, हार्ट के सेल्स यहाँ पे डाई होना शुरू हो जाएंगे, हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर भी हो सकता है। ये बात समझ आ गई? यस मैम। अब मैम आगे, एचडीएल सॉरी, जो गुड कोलेस्ट्रॉल है तो उसका मैकेनिज्म क्या होता है? एचडीएल हमारे पास इस तरीके से ब्लड वेजल्स के अंदर फ्लो नहीं कर सकता क्योंकि इसकी डेंसिटी क्या होती है? हाई होती है, ठीक है। ये फिर इसके दूसरे फंक्शंस होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। एचडीएल लीवर या बेली पे होता होगा। हाँ, तो एचडीएल जो हमारे पास होता है ये कुछ अच्छे कामों के लिए भी काम आ सकता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे पास जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर कोलेस्ट्रॉल फ्लूइडिटी मेंटेन करता है, तो वो हो गया। उसके अलावा जितनी और भी चीज़ें हो गई तो एचडीएल उसके लिए होता है। लेकिन अगर एचडीएल की क्वांटिटी भी ज़्यादा हो जाए, है तो ये गुड कोलेस्ट्रॉल, लेकिन अगर इसकी क्वांटिटी भी ज़्यादा हो जाए तो ये भी हमारे पास क्या है? फिर ये क्या होता है? जाके एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है किसके ऊपर? लिवर वगैरह के ऊपर। सही है। फैटी लीवर हो जाता है। हाँ, इसी को हम कहते हैं फैटी लिवर। सही है। अच्छा, उसके बाद हमने अभी एक बात पढ़ी कोलेस्ट्रॉल के बारे में। इन्होंने कहा, हमारी बुक में लिखा हुआ है कि कोलेस्ट्रॉल जो है वो क्या करता है? वो फ्लूइडिटी को मेंटेन रखता है। किसकी फ्लूइडिटी? सेल की सेल की फ्लूइडिटी, सेल मेम्ब्रेन की सेल मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को मेंटेन रखता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि कोलेस्ट्रॉल जो है, कोलेस्ट्रॉल का अमाउंट
वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्लूइडिटी से। अगर कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होगा तो फ्लूइडिटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। अगर कोलेस्ट्रॉल हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो इतनी ज़्यादा फ्लूइड हो जाएगी सेल मेम्ब्रेन कि वो फॉस्फोलिपिड्स के आपस में बॉन्ड ही टूट जाएंगे, वो ब्रेक हो जाएगा, सेल का साइटोप्लाज्म बाहर आ जाएगा। तो ये इट्स नॉट अ गुड कंडीशन, इट्स एन एबनॉर्मल थिंग। मैम हीमोटोमा में भी इस समय होता है ना, मतलब कि वो सेल्स टूटते हैं, ब्रेक डाउन हो जाती हैं किस में? हीमोटोमा में? नहीं, हीमाटोमा में ऐसे सेल्स नहीं ब्रेक डाउन होते। हीमाटोमा में दूसरी कंडीशन होती है, वहाँ पे सेल्स का ब्रेक डाउन तो होता है लेकिन इस वजह से नहीं होता। पहले तो आपको पता है हीमाटोमा किसे कहते हैं और होता क्यों है? मुझे ये बताया उसमें ब्रेक डाउन ऑफ सेल्स होना शुरू हो जाती हैं, आरबीसीज टूटना शुरू होते हैं। बेसिकली हीमाटोमा हमारे पास कहते हैं जब भी हमारे पास एक ब्लड वेसल जो है वो समझ लें हमारे पास ये ब्लड वेसल है। जब ये ब्लड वेसल समझ लीजिए यहाँ से ये कोई चोट लग गई, इंजरी हो गई, या फिर आपने देखा होगा सर्जरी के दौरान भी कभी कभी क्या होता है, कोई ब्लड वेसल फट जाती है तो उससे क्या होता है, ब्लड बाहर आना शुरू हो गया, राइट। अब ये जो ब्लड आया है ना बाहर, इसी को हम लोग हेमाटोमा कहते हैं। तो हेमाटोमा ये नहीं होता कि सेल का ब्रेक हो जाना, वो हेमाटोमा नहीं होता। हेमाटोमा कहते हैं जब हमारे पास कोई ब्लड वेसल फट गई तो उसकी वजह से जब ब्लड बाहर आ जाता है तो उसको जो यहाँ पे ब्लड सेल्स की कलेक्शन हुई है, इसको हम लोग हेमाटोमा कहते हैं। ये फिर ऑफ कोर्स ये फिर हमारे पास जो ब्लड बाहर आ गया ब्लड वेसल से, ये फिर काम का नहीं है, ये डेड ब्लड सेल्स बन जाते हैं, ठीक है। और ये फिर हमारे पास एक क्लॉट बना लेते हैं, ठीक है, एक क्लॉट बना लेते हैं। समझ आया? यस मैम। तो ये हेमाटोमा एक अलग ही चीज़ है। आपने सुना होगा बोन फ्रैक्चर जब होता है तो बोन फ्रैक्चर में हेमाटोमा हो जाता है एक्सट्रीम कंडीशंस के अंदर। बोन फ्रैक्चर के भी टाइप्स होते हैं ना, एक सिंपल फ्रैक्चर, कंपाउंड फ्रैक्चर, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर। तो कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर में क्या होता है, हेमाटोमा हो जाता है। सही है? या फिर समझ लें सर्जरी। क्लॉट पे जो फॉर्मेशन की बोन करती है फिर उसमें ना, या एग्जैक्टली तो होता क्या है, हमारे पास जब बोन फ्रैक्चर हो जाती है, बोन कभी टूट जाती है, तो वो डिपेंड करता है बोन फ्रैक्चर का कौन सा टाइप है। अगर तो वो सिंपल फ्रैक्चर है तो उसमें क्या हुआ कि चलें बोन ब्रेक डाउन हो गई है। अगर तो वो कंपाउंड फ्रैक्चर है, कंपाउंड फ्रैक्चर का मतलब होता है कि बोन ब्रेक डाउन हुई है और फिर बोन स्किन के बाहर आ गई है, तो वो कंपाउंड फ्रैक्चर होता है। लेकिन अगर हम बात करें कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर की, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर में क्या होता है कि बोन ब्रेक डाउन हुई है और फिर स्किन के बाहर भी आई है, ठीक है, स्किन के बाहर हड्डी निकल के आ गई, लेकिन उस हड्डी ने जो उसके अराउंड जो टिश्यूज़ थे ना, जो ऑर्गन्स थे, उस बोन ने उन ऑर्गन्स को भी डिस्ट्रॉय किया, ब्लड वेजल्स को भी डिस्टर्ब किया। ब्लड वेजल्स, कुछ ब्लड वेजल्स फट जाती हैं, ब्लड बाहर आता है, हीमाटोमा बनता है। फिर क्या होता है हमारे पास, हमारी बॉडी क्या करती है जब बोन फ्रैक्चर को रिपेयर किया जाता है, तो बेसिकली होता क्या है कि ये हेमाटोमा जो बना हुआ होता है, इसको फिर ये वाले सेल्स हमारे, लाइक इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। तो ये तो बेसिकली जो ब्लड निकलता है ना ब्लड वेसल से, उसको हेमाटोमा कहते हैं। और फिर जब रिपेयर करते हैं हमारे ऑस्टियोसाइट बोन को, ऐसा ही होता है ना, बोन सेल्स को ऑस्टियोसाइट्स कहते हैं। तो ऑस्टियोसाइट जब बोन को दोबारा से फॉर्म करने लगते हैं तो ये हेमाटोमा जल्दी से कन्वर्ट होता है दूसरी चीज़ के अंदर। आई एम नॉट श्योर कि किस तरीके से आगे प्रोसेस है, ठीक है, कहेंगे तो मैं पढ़ा दूंगी आपको इसको भी डिटेल में। मैम बहुत जल्द। सो इज़ दैट क्लियर? अभी तक हमने जो बात की वो समझ आ गया? यस मैम। ठीक है, तो खैर हेमाटोमा कोई इस तरीके से कुछ नहीं होता। अगर सिंपल वर्ड्स में आपको बताऊं तो यहाँ पे मतलब बाद में बताना तो क्या ही है, अगर आप इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तो मैं बता देती हूँ। मतलब ये इस बोन के फ्रैक्चर के टाइप समझ आ गए, सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड, ठीक है। तो अब समझ लीजिए बोन का हमारे पास कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर हो गया और
इस तरीके से कोई ब्लड वेसल जो थी, समझ लीजिए यहाँ पे हड्डी है, ये हड्डी जो है वो टूट गई, इसमें फ्रैक्चर हो गया, तो पता नहीं क्या ही बन गया। तो जब ये हमारे पास बोन जो है वो ब्रेक डाउन हुई, तो इस बोन की वजह से अब ये हड्डी जो है वो इस तरीके से, बोन जो थी ब्रोकन बोन, इसका जो एक हाफ था वो ब्लड वेसल के अंदर घुस गया, तो ब्लड वेसल फट गई, ब्लड बाहर आया। इसी ब्लड सेल्स को हम क्या बोलेंगे? हेमाटोमा बोलेंगे। जो क्लॉट बना है ब्लड का, ब्लड वेसल के बाहर, वो हेमाटोमा है। तो अब ये फिर जब बोन सेल्स ऑस्टियोसाइट्स बोन बनाना शुरू करते हैं दोबारा से, तो वो बोन वहाँ पे फॉर्मेशन होती है। अब हीमाटोमा का क्या होता है? देखो, ये हीमाटोमा हमारे बॉडी के किसी काम का नहीं है, इट्स लाइक अब ये डेब्री है, ठीक है। इसको फिर हमारे पास जो WBC होते हैं, जैसे न्यूट्रोफिल और मैक्रोफेजेस, वो फिर इसको रिमूव करता है, ठीक है। और फिर वो जो बोन है, वो उसका टिश्यू, बोन टिश्यू जो है वो रिपेयर होना शुरू होता है, ठीक है। तो ये सिंपल सी कहानी थी। मैम हीमोटोमा ब्लड रोकने के काम नहीं आ सकता? देखें, असल में होता ये है कि हमारे पास हीमोटोमा, यहाँ पे क्लॉट बन जाता है, ठीक है, ब्लड को क्लॉट बन गया, फिर यहाँ पे हमारे पास प्लेटलेट्स आए, प्लेटलेट्स यहाँ पे अपना काम करना शुरू हो जाते हैं, और हीमाटोमा ब्लड क्लॉटिंग में बिल्कुल हेल्प करता है। और आपको पता है, बोन जब फ्रैक्चर होता है तो हीमाटोमा एक्चुअली बोन हीलिंग में बल्कि हेल्प करवाता है, ठीक है। यस मैम। तो जैसे ही बोन फ्रैक्चर होता है तो जल्द हीमाटोमा फॉर्मेशन इमीडिएटली होती है, और ये बेसिकली हीलिंग प्रोसेस के अंदर हेल्प करवा रही होती है। एक बोन फ्रैक्चर को तकरीबन सही होने में 1 से 2 महीने भी लग जाता है। तो ऑफकोर्स हमारा टॉपिक से हम लोग बहुत ज़्यादा दूर आ गए हैं, तो दोबारा से टॉपिक पे वापस जाते हैं। हम लोग कोलेस्ट्रॉल को डिस्कस कर रहे थे। मैंने कहा था कोलेस्ट्रॉल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्लूइडिटी से, तो आपने हेमाटोमा का नाम लिया था, तो आई होप अब हेमाटोमा का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। यस मैम। सो अब हमने बात की कि भाई कोलेस्ट्रॉल जो है वो, हम कह सकते हैं कोलेस्ट्रॉल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्लूइडिटी से। कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होगा तो फ्लूइडिटी क्या होगी? ज़्यादा होगी। अब इसके देखिए, कोलेस्ट्रॉल, ना सिर्फ कोलेस्ट्रॉल बल्कि इसके अलावा हमारे पास एक इन्होंने चीज़ लिखी है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ये भी फ्लूइडिटी में हेल्प करवाता है। अब ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड क्या है? देखो, हमने अभी बात की थी कि लिपिड के अंदर, सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या है? फॉस्फोलिपिड है। यस मैम। और हमें पता है कि लिपिड किससे बना हुआ होता है? ग्लाइसरीन प्लस फैटी एसिड। ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड से बना हुआ होता है। तो फॉस्फो एसिड तो है ही है सेल मेम्ब्रेन में, सही बात है ये। यस। तो अब फैटी एसिड का एक टाइप है हमारे पास, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ठीक है। तो वो वाला जो फैटी एसिड है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, वो भी फ्लूइडिटी को बढ़ाने में हेल्प करता है। अगर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ज़्यादा होगा, उतनी ज़्यादा फ्लूइडिटी होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपने याद रखना है। ये 2 चीज़ें, पहला कोलेस्ट्रॉल, दूसरा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अब ये है क्या, इसको समझता है। मैम कैन यू प्लीज रिपीट? हमने कहा कि मैंने जस्ट यही कहा आपको, ये 2 आपने चीज़ें याद रखनी है कि फ्लूइडिटी जो है वो डिपेंड करती है किस पे? सेल मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी। कोलेस्ट्रॉल इसको बरकरार रखता है, और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, आपको पता लग गया अनसैचुरेटेड फैटी एसिड आता कहाँ से है? यस मैम। लिपिड में होता है, एग्जैक्टली। लेकिन अब हमें ये समझना है कि ये अनसैचुरेटेड क्या चीज़ है। अब देखिए, फैटी एसिड हमारे पास, ये हमारे पास फैटी एसिड एक सिंपल, आप पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है बेसिकली, उसके साथ ये रेडिकल अटैच्ड है। अब होता क्या है, फैटी एसिड में हमारे पास 2 तरीके के फैटी एसिड्स होते हैं। एक होते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, और एक ऐसे होते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। देखें, जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, इसका मतलब क्या है कि इनके अंदर सिंगल बॉन्ड होता है।
और जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं उसमें डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड होता है। गॉट इट मैम। ठीक है, एक्सप्लेन करने की इसको नीड नहीं है, समझ आ गया? यस मैम। ठीक है, इसमें सिंगल बॉन्ड है, इसमें डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड। डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड, अगर डबल बॉन्ड है तो वो भी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, अगर एक डबल बॉन्ड है तो वो भी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, और अगर 3 4 5 6 डबल बॉन्ड्स या फिर ट्रिपल बॉन्ड्स है तो वो भी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। दोनों साथ भी हो सकते हैं, डबल और ट्रिपल। ठीक है, यस मैम। उसके बाद हम लोग पढ़ रहे थे इसके फंक्शंस, सेल मेम्ब्रेन के फंक्शंस क्या होते हैं। सेल मेम्ब्रेन के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। पहले तो जो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होती है, ये हमें एक तो बेसिक स्ट्रक्चर है मेम्ब्रेन का। ये सारे के सारे हमें, मैंने आपको बताया था शुरू में भी, या फिर अगर नहीं भी मेंशन किया तो अभी सुन लें। सेल वॉल क्या थी? फुली परमेएबल थी, लेकिन सेल मेम्ब्रेन क्या है? परमेबल। पार्शियली परमेएबल है। सेमी परमेबल। सेमी परमेएबल है या फिर पार्शियली परमेएबल है, एक ही बात है। यानी कि ये सेल के अंदर हर चीज़ को नहीं आने देती, ये रिस्ट्रिक्ट करती है कुछ मॉलिक्यूल्स को। ठीक है, अब यहाँ पे ये बात समझना लाजमी है। अगर समझ लें ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास फॉस्फोलिपिड्स हैं, बीच में उसके प्रोटीन्स हैं। ठीक है, यहाँ पर एक मॉलिक्यूल है, आपको पता है पोलर नॉन पोलर क्या होता है? नो मैम। ओके, पोलर में मैम आई थिंक वो हाइड्रोफिलिक ही होते हैं। हाँ, लेकिन थोड़ा पता चला। इसका मतलब क्या है बेसिकली? अब देखिए हमारे पास इसको सिंपल करके कैसे समझें कि जैसे कि हमारे पास मॉलिक्यूल्स जो होता है ना, कोवलेंट बॉन्ड का पता है? कोवलेंट मॉलिक्यूल, कोवलेंट मॉलिक्यूल यानी कि जब हमारे पास दो नॉन मेटल्स जब बॉन्ड बनाते हैं तो वो कोवलेंट मॉलिक्यूल होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास हाइड्रोजन गैस है और ऑक्सीजन गैस है। ऑक्सीजन के दो एटम्स हाइड्रोजन का एक एटम मिलेंगे तो क्या बनाएगा? H2O, पानी बन जाएगा। यस मैम। सही है। अब ये एक देखिए, कोवलेंट बॉन्ड एक तरीके का बॉन्ड है जो मॉलिक्यूल्स एटम्स को आपस में जोड़ता है और मॉलिक्यूल बनाता है। अब ये हमारे पास कोवलेंट मॉलिक्यूल दो तरीके के होते हैं, एक होता है नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, एक होता है पोलर मॉलिक्यूल्स। पोलर मॉलिक्यूल्स वो होते हैं जिन पे पार्शियल चार्जेस होता है, और ये वो होते हैं जिनके अंदर कोई भी चार्जेस नहीं होते। अब यहाँ पे ये चार्जेस वगैरह क्या है, कैसे पता लगाएंगे, ये है क्या, हमें तो नहीं समझ आ रहा। देखें, चार्जेस का मतलब क्या है कि पॉजिटिव और नेगेटिव। आयंस जब बनते हैं तो वो थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ है, लेकिन चले चार्जेस होता है इन पे। इसका मतलब ये है कि जो पोलर मॉलिक्यूल्स होता है इसके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है, इसके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं होता या फिर बहुत कम होता है। देखिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारे पास एक वैल्यू होती है, हर एलिमेंट की अपनी एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू होती है। जैसे कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? 4.0, जो कि सबसे ज़्यादा है। हर एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू है वो किसकी है? फ्लोरीन की है। ठीक है, यस मैम। और हाइड्रोजन की बहुत कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, 2.1, और हर एलिमेंट की अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। क्लोरीन की 3.5 होती है, सबसे ज़्यादा किसकी है? 4 की है, तो 4 सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज़ हैं। अगर मैं बात करूँ H2O की, H2O में हमारे पास हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1, ऑक्सीजन की तकरीबन 3.0 होती है। तो अगर आप 3 में से माइनस करवा देंगे तकरीबन 2.1,
सही है, तो ये हमारे पास क्या आंसर आएगा, 0.9, तकरीबन 1 के करीब करीब आंसर आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि इसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कुछ ना कुछ है। इसका मतलब H2 हमारे पास क्या है, पोलर है, यानी कि ऑक्सीजन के ऊपर माइनस नेगेटिव चार्ज होता है और हाइड्रोजन के ऊपर प्लस पॉजिटिव। ये बातें केमिस्ट्री की हैं, लेकिन हम लोग अभी पढ़ रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट और बड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट है जो कि पता होना चाहिए। यस मैम। तो अगर नहीं भी ये टीचर पूरा समझ आ रहा तो इट्स ओके। ओके मैम। सो कहाँ लाइक यहाँ तक हर बात समझ आ गई? ऐसी कोई बात जो ना समझ आई हो आई कैन रिपीट, या फिर कहाँ तक समझ आया है? नॉन पोलर पोलर तो समझ आ गया। ओके, तो पोलर कौन से होते हैं जिनमें चार्जेस होते हैं, नॉन पोलर कौन से जिनमें चार्जेस नहीं होते? अगर मैं बात करूँ क्लोरीन की, ठीक है, Cl2, अब ये पोलर है या फिर नॉन पोलर है? देखिए क्लोरीन हमारे पास 3.5 होता है, माइनस 3.5 क्या आएगा, 0 आएगा। तो यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 है, तो ये पोलर हुआ नॉन पोलर हुआ? नॉन पोलर। नॉन पोलर हुआ। अब इसको आपको ऐसे निकालने की ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ मॉलिक्यूल्स का पता होना चाहिए, वैसे भी याद होना चाहिए कि अच्छा ये पोलर है नॉन पोलर है। जब भी दो सेम तरीके के एटम साथ में होंगे ना, वो हमेशा नॉन पोलर होगा। जैसे H2, N2, ठीक है, Cl2, F2, ये सारे के सारे क्या हैं, नॉन पोलर। H2O हो गया। तो मैम इसमें माइनस ही होगा हमेशा? हाँ, अगर आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस निकालना है तो माइनस ही होगा ना। डिफरेंस का मतलब क्या होता है, माइनस करने के बाद जो रिजल्ट आता है वो डिफरेंस होता है, ठीक है। ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आता है वो सम होता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक वैल्यू होती है, तो दोनों की आप जब माइनस करेंगे तो हमेशा क्या होगी, नॉन पोलर में 0 होगी, या फिर बहुत कम होगी, 0.1, 0.5, बहुत कम, ना के बराबर होगी। लेकिन पोलर में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है कुछ ना कुछ। ओके। वापस आए, अब देखें हमेशा याद रखिएगा, पोलर मॉलिक्यूल जो है वो डिज़ोल्व होता है पोलर मॉलिक्यूल में। आपने ये पढ़ा है, लाइक डिज़ोल्व्स लाइक। लाइक डिसॉल्व्स। लाइक डिज़ोल्व्स लाइक, ये ऐसे ही एक ट्रिक है। इसका मतलब ये होता है कि भाई अगर कोई पोलर सॉल्वेंट है तो उसके अंदर पोलर चीज़ घुल मिल जाएगी, डिज़ोल्व हो जाएगी। समझ लीजिए पानी है, पानी क्या है, पोलर नॉन पोलर? पोलर। पानी पोलर है, ठीक है। पानी के अंदर मैं क्या करती हूँ, NaCl मिलाता है, नमक, NaCl। NaCl हमारे पास पोलर है नॉन पोलर? पोलर है ये। तो जब नमक को मिलाएंगे पानी में तो ये डिज़ोल्व हो जाएगा। यस मैम। तो इसका मतलब क्या है कि पोलर चीज़ में सॉल्यूबल होती है। लेकिन अगर मैं इसी जगह पे कोई नॉन पोलर चीज़ मिला दूँ, कोई नॉन पोलर चीज़ हम लोग मिला देते हैं, जैसे कि आप समझ लें हम लोग पानी के अंदर मिलाते हैं क्लोरोफॉर्म मिला देते हैं हम लोग। क्लोरोफॉर्म एक कंपाउंड होता है। या फिर आप कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लें। ऑर्गेनिक कंपाउंड ज़्यादातर क्या होता है, नॉन पोलर होता है, ठीक है। तो वो आप पानी में मिलाएं। समझ लें कोई भी आप नॉन पोलर कंपाउंड लें, आप एक क्लोरीन की गैस ये ले लें, तो ये सॉल्युबल होगी या नॉन सॉल्युबल होगी, इनसॉल्युबल होगी? तो मैम NaCl भी तो ऑर्गेनिक है। नहीं, NaCl ऑर्गेनिक नहीं है। ऑर्गेनिक क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है? इसमें मैम केमिकली कोई प्रोसेस ना हो। नहीं, जो नेचर से जो बना हो। नहीं ऐसा नहीं है। ऑर्गेनिक कंपाउंड आप लैब में भी बना सकते हैं। तो खैर आज हम बायो से ज़्यादा केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, लेकिन इट्स ओके। ऑर्गेनिक कंपाउंड एक ऐसा कंपाउंड होता है जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन होता है, ठीक है। पहले ज़माने में ये समझा जाता था कि जितने भी कंपाउंड जो कि हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। आप मुझे पुरानी डेफिनेशन बता रहे हैं,
लेकिन उसके बाद हमारे पास बहुत सारी डेफिनेशंस आई। फिर कहा गया कि अच्छा एक ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर कार्बन हो तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। उसके बाद साइंटिस्ट ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं होता, कार्बन के साथ कोई ना कोई एलिमेंट जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, कोई भी और एलिमेंट भी हो सकते हैं, लेकिन कार्बन हाइड्रोजन मेन एलिमेंट्स होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के। तो वो ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन हाइड्रोजन हो, जिसको आप हाइड्रोकार्बन कहते हैं, कार्बन हाइड्रोजन जब साथ में होता है तो हाइड्रोकार्बन होता है, तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और ऑर्गेनिक कंपाउंड ज़्यादातर क्या होता है, नॉन पोलर होता है। आपको पता है पेट्रोल, पेट्रोल यानी कि पेट्रोलियम, जिसको गैसोलीन भी कहते हैं यूएस के अंदर, तो गैसोलीन क्या है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना। डीजल क्या है, और डीजल ऑर्गेनिक कंपाउंड है। कोल क्या है, कोल ऑर्गेनिक कंपाउंड है। सही है, यस मैम। ये होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं भाई ऐसी चीज़ जिसमें कार्बन हाइड्रोजन हो, और ज़्यादातर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, नॉन पोलर होते हैं। अच्छा अगर मैं पानी लूँ, आपको पता है, अच्छा कुछ मैंने कहा कि ज़्यादातर, यस ऑलमोस्ट ऑल, मैंने ये नहीं कहा सारे के सारे, 2-3 एक्सेप्शंस हैं। देखिए और केमिस्ट्री तो है ही पूरी एक्सेप्शन से भरी हुई। तो यस मैम। जैसे फॉर एग्जांपल अल्कोहल की बात ले लें, अल्कोहल ऑर्गेनिक है राइट, यस लेकिन ये हमारे पास पोलर होती है। ठीक है, तो अगर मैं H2O के अंदर अल्कोहल मिक्स करूं तो ये सॉल्युबल होगी, नो नो, नहीं होगी मैम, कैसे नहीं होगी, ऊपर ही फ्लोट करेगी मैम। कैसे, मैंने डाल के दिखा दी था। लाइक डिसॉल्व्स लाइक, यस मैम। सो H2O इज पोलर, अल्कोहल इज पोलर। तो अल्कोहल सॉल्युबल होती है पानी में, लेकिन स्लाइटली सॉल्युबल होती है। ठीक है, फुली सॉल्युबल नहीं होती, ठीक है, स्लाइटली सॉल्युबल होती है। मैम डीजल तो बिल्कुल भी नहीं होता। यस, डीजल नहीं होता, क्योंकि डीजल क्या है, नॉन पोलर है। तो जितने भी नॉन पोलर कंपाउंड्स हैं वो बिल्कुल भी सॉल्युबल नहीं होंगे, और जितने पोलर कंपाउंड्स हैं वो होंगे, लेकिन कुछ कम होंगे कुछ ज़्यादा होंगे। फॉर एग्जांपल NaCl वो कम्प्लीटली सॉल्युबल होता है पानी में, कम्प्लीटली सॉल्युबल इन वाटर। लेकिन अगर आप बात करें वाटर की, सॉरी अल्कोहल की, तो अल्कोहल इज स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, तो यहाँ तक हमारे पास ये बातें हो गई। उसके बाद आई वॉज एक्सप्लेनिंग यू समथिंग, मैंने आपसे कहा था कि पोलर क्या समझ रहे थे हम लोग, या हम लोग इसकी बात कर रहे थे, फैटी एसिड को पढ़ा था हमने। हाँ, नहीं भी देना। मैंने आपसे कहा था कि ये एक मॉलिक्यूल है, ठीक है। आपने एक चीज़ याद रखनी है कि जो लिपिड होता है वो क्या है, पोलर नॉन पोलर, लिपिड पोलर है। पोलर है। अच्छा पानी में आप डिजोल्व करके दिखा सकते हैं लिपिड को, नहीं, तो ये क्या हुआ, नॉन पोलर। लिपिड हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफिलिक है। लिपिड हाइड्रोफोबिक है, हाइड्रोफोबिक है। ठीक है। पोलर। याद रखिएगा पोलर कंपाउंड्स जो होते हैं वो हाइड्रोफिलिक होते हैं, ठीक है। ओके, तो लिपिड हमारे पास क्या है, लिपिड हमारे पास नॉन पोलर है, हाइड्रोफोबिक इसीलिए तो होता है वो। तो अगर मैं यहाँ से एक पोलर क्या लिखा हुआ था यहाँ पे, ये देखें, पहले चलो समझ लेते हैं उसके बाद हम रीडिंग कर लेंगे। यहाँ से अगर मैं एक पोलर मॉलिक्यूल, ये एक पोलर मॉलिक्यूल है, इसको मैं सेल के अंदर लेके जाना चाहती हूँ, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि लिपिड से गुजरेगा, यस और नो।
लिपिड खुद क्या है? नॉन पोलर। मैं एक मॉलिक्यूल जो कि पोलर है उसको मैं मूव करवाना चाहती हूँ सेल के अंदर, तो ये जाएगा या फिर नहीं? नहीं जाएगा मैम। नहीं जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो पोलर मॉलिक्यूल है। तो याद रखिएगा जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो रिस्ट्रिक्ट करती है मॉलिक्यूल्स को, इसीलिए ये सेमी परमिएबल होती है, ठीक है। तो अच्छा, अब ऐसे कोई इंपॉर्टेंट, समझ लीजिए कोई ज़रूरी मॉलिक्यूल है जो कि हमें सेल के अंदर डालना ही डालना है, तो अब क्या करेंगे आप? फिर प्रोटीन्स का इस्तेमाल करेंगे। प्रोटीन्स के ज़रिए वो पोलर चीज़ अंदर आएगी सेल के। और आपको पता है प्रोटीन जो है, चले लिपिड तो हमें समझ आ गया, हाइड्रोफोबिक है हाइड्रोफिलिक? हाइड्रोफिलिक है। हाइड्रोफिलिक क्यों लगता है आपको लिपिड? हाइड्रोफोबिक है लिपिड, ठीक है। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज रहता हूँ वो हेड और टेल में। इसको आप कैसे याद रखेंगे? आपको पता है, आपने इसको, चलें इसको समझते हैं, आपको याद कैसे रखें इसको? इसका गोल वाला, तो मैं बार बार वही सोच रहा था। ओके, इसको ऐसे समझते हैं। देखिए फोबिक का मतलब आपने सुना होगा फोबिया, लोगों को फोबिया होता है हाइट का, यस मैम। ठीक है। तो फोबिया से निकला है फोबिक। अब लिपिड है भाई, ऑयल की बात हो रही है, तो हम लोग बचपन से देखते हुए आ रहे हैं कि कभी भी ऑयल और पानी की तो कभी बनती ही नहीं है, राइट? यस मैम। तो लिपिड जो है ऑयल, वो पानी से डरता है, तो लिपिड क्या हुआ? हाइड्रोफोबिक हुआ ना? यस मैम। सही है। तो ये तो हमें समझ आ गया। अब मेरा क्वेश्चन है आपसे, प्रोटीन आपको क्या लगता है, हाइड्रोफोबिक है या हाइड्रोफिलिक है? ये बात मैंने अभी आपको बताई है कि ये हमारे पास पोलर मॉलिक्यूल है, प्रोटीन के ज़रिए जा रहा है, तो इससे आपको क्या पता लगता है, प्रोटीन हाइड्रोफिलिक लग रहा है या फिर हाइड्रोफोबिक? हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक, यस। Proteins are highly hydrophilic. Proteins are highly water loving. सही है। यस मैम। तो ये हमारा था इंट्रोडक्शन। हमारा टॉपिक जो है वो है ये, जस्ट मैंने अभी आपके लिए ग्राउंड बनाया है, अभी तक हमने टॉपिक को शुरू भी नहीं किया, जो कि है मूवमेंट अक्रॉस, हाँ, मूवमेंट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। मैं आपको समझा रही थी, हमने समझा था सैचुरेटेड फैटी एसिड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। सैचुरेटेड कौन सा होता है? इसमें सिंगल बॉन्ड है। अनसैचुरेटेड जिसमें डबल बॉन्ड है। उसके बाद हमने समझा कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो रिस्ट्रिक्ट करती है मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट को। लिपिड यानी कि फॉस्फोलिपिड के ज़रिए सिर्फ और सिर्फ नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स अंदर जा सकते हैं, लेकिन अगर पोलर मॉलिक्यूल मूव करवाना है तो आप प्रोटीन का इस्तेमाल करेंगे। अब प्रोटीन के भी टाइप्स होते हैं, जो प्रोटीन सेल मेम्ब्रेन में होता है उसके टाइप्स होता है। कुछ फैसिलेटेड प्रोटीन्स होते हैं, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स होते हैं, वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। पहले हम समझेंगे मूवमेंट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। अब मूवमेंट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन दो तीन तरीक़ों से होती है। कुछ ऐसे हैं जिसमें सिंपली डिफ्यूजन होती है, ज़्यादा कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन वाली जगह पे चीज़ें मूव करती हैं, वो सिंपल डिफ्यूजन होती है। पैसिव प्रोसेस, कोई एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती। कभी कभी क्या होता है कि लो कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन पे चीज़ें जाती हैं, तो वहाँ पे एटीपी एनर्जी यूज़ होती है, वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है। तो ये हम लोग कल ये टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आज के लिए आई थिंक इतना काफ़ी है, हमने काफ़ी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। यस मैम।